चलिए आगे बढ़ते हैं कल के वीडियो से। आज 53वें नंबर से स्टार्ट हो रहा है और संविधान पर जो विदेशी प्रभाव है वहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक, देखिए प्रश्न क्या है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? जो भारत राज्यों का संघ होगा, संघ मतलब यूनियन, तो ये यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से, कनाडा, ठीक है ना, कनाडा से लिया गया है। इसको ध्यान रखना है, 22 में ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, क्या आप मुझे भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ प्रत्यक्ष मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार हुआ था, पार्लियामेंट्री सुधार आया था जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी और जो मंजूरी भी मिल गई थी बाद में। तो सरदार पटेल का ये स्टेटमेंट था वहाँ पर संविधान सभा में कि अंग्रेज़ जा चुके हैं लेकिन फिर भी उनकी शरारत की हुई घटना को हम झेल रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट महापुरुषों के आएंगे तो उनको अच्छे से ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? डीपीएस में भी आपने अलग से पढ़ा होगा। नीति निर्देशक तत्व जो हैं भाग 4 में है, आर्टिकल 36-51 में है और ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ध्यान रखना है, ऑप्शन सी आयरलैंड से लिया गया और कई बार आ चुका है प्रश्न, इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे अगर संविधान के स्रोतों की मैं बात कर लूँ तो बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन से तो देखो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। एक है संघीय शासन प्रणाली, तो वो कनाडा से ली गई है। विधि निर्माण की प्रक्रिया मतलब कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? वो भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता, इसी को एकल नागरिकता भी कहते हैं, वो ब्रिटेन से ली गई है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक देश की और एक राज्यों की वहाँ पर, और यहाँ पे क्या है? एक एकल नागरिकता है। विधि का शासन ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? जैसे मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है उसको हटाने के लिए वो, और उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी अमेरिका से लिए गए हैं। फ्रांस से बात करें तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व या बंधुता के आदर्श। ठीक है, तो ये फ्रांस से लिए गए हैं। आगे देखते हैं, आयरलैंड। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है वो भी आप एक बार देख लो, एक नज़र दौड़ा लो। तो देखो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसे हम लोगों ने देखा अभी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रक्रिया। कहने का मतलब है कि राज्यसभा में जो 12 लोगों को मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो 4 क्षेत्रों के विशेषज्ञ होने चाहिए: कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा। कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा। ठीक है ना, समाज सेवा यहाँ नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो देखो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, वाणिज्य समागम, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी कनाडा से लिया गया है। आगे बात करें, सॉरी, जो बैठक होती है वो आयरलैंड से, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखिए कनाडा। तो कनाडा से देखो संघात्मक व्यवस्था, जिसे संघात्मक या संघीय शासन प्रणाली बोल दें। जैसे हम लोगों ने देखा था संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, वैसे संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ और केंद्रीय प्रणाली। उसके बाद जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकाल, राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधित शक्ति। आपातकाल जो होता है ना, आपातकाल 3 आपातकाल है, जिसमें 352, 56 और 360, 352, 356, 360 3 आर्टिकल में है। तो ये आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में होता है, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और जो रूस से लिए गए हैं पूर्वी सोवियत संघ या रूस,
मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रूस से लिए गए हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, संविधान के जो प्रमुख स्रोत है वो आपको पता होने चाहिए, वहीं से आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, मौलिक अधिकार आपका यूएसए से लिया गया है, बिल्कुल सही है, बहुत बार आ चुका है प्रश्न। डीपीएसपी आपका आयरलैंड से लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, बिल्कुल सही है। आपातकाल आपका जर्मनी से नहीं है, आपातकाल आपका जापान से लिया गया है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो जर्मनी जापान, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है, ध्यान देना है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार देखो आ गया है, यूएसए, ऑप्शन है यूएसए से ली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो देखो, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में आ जाए या पूरे भारतीय संविधान की बात आ जाए, संघीय शब्द कहीं नहीं है, ठीक है ना। केवल केवल क्या लिखा हुआ है? संघ, यूनियन, भारत राज्यों का संघ होगा, तो केवल संघ लिखा हुआ है, संघीय शब्द कहीं नहीं है, ठीक है। संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, अपंत निरपेक्ष, ये सभी कुछ प्रस्तावना में उल्लिखित है। आगे देखेंगे कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। तो कहाँ से ग्रहित की गई है, कहाँ से ग्रहण की गई है समवर्ती सूची की अवधारणा? बहुत बार आया हुआ प्रश्न, पीछे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन मतभेद होता है तो केंद्र की बात मानी जाएगी ज़्यादा, ठीक है, ऐसा प्रावधान है। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं, तो न्यायिक पुनरावलोकन ही कहाँ से लिया गया है? आपको मैंने बताया कि न्यायिक पुनरावलोकन आपका यूएसए से लिया गया है। अब यूएसए से लिया गया है, किसने लिया है? भारत ने लिया है, तो इसका मतलब भारत और यूएसए दोनों में होना चाहिए, तो ऑप्शन डी क्लियर। और आर्टिकल 13 में इसकी भूमिका देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ, रूस से लिया गया है, ऑप्शन सी। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत बाद में जोड़ा गया था, और यहाँ भी लिखा भी होगा, हाँ देखिए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। भाग का ए में, भाग 4A और ए में इसको डाला गया है, और आर्टिकल 51A या 51 का में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, तो ध्यान देना। अब कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समता किस संविधान से उद्घृत है? कुल मिला के कानून के समक्ष समता, कानून के समान संरक्षण, ये दो पॉइंट आते हैं, तो ये दोनों को याद रखना है कि आर्टिकल 14 में क्या है कि कानून के समक्ष समता आपका ब्रिटेन से लिया गया है, और कानून के समक्ष कानून के समान संरक्षण, देखो कानून के समक्ष समता या समानता ब्रिटेन से, और कानून के समक्ष संरक्षण ये लिया गया है यूएसए से। जो मैं बोल रहा हूँ वो पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। और आर्टिकल 14 में दोनों का उल्लेख है, देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि कानून का समान संरक्षण शब्दावली अमेरिका या यूएसए के संविधान से लिया गया है, क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, नीचे दो सूचियां हैं, ठीक है, तो मिलान करना है सूची, ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं, मिलान करते हैं। विधि के समक्ष समानता, देखिए जो हम लोगों ने अभी एक्सप्लेनेशन किया वही क्वेश्चन आया है सीधे। विधि के समक्ष समानता ये लिया गया है ब्रिटेन से, ब्रिटेन नहीं है, बस इंग्लैंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कानून के समान संरक्षण यूएसए अमेरिका कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान ये आयरलैंड से लिया, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो वो राज्यों द्वारा है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही पूरा आयरलैंड से लिए गए हैं, तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हो, ठीक। आगे देखते हैं,
इसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि में निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये बताना है, कोई दिक्कत नहीं। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो यूनियन शब्द लिया गया है, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, जो कि भारत और अमेरिका दोनों में है, बिल्कुल सही, हम लोग PY को अभी देख के आए हैं। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था या संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, और संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन, गलत। संविधान संशोधन आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ना कि ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ध्यान देना है। अगला देखेंगे कि भारत में संघ राज्य संबंध में डैश समानता पाई जाती है। तो संघ राज्य संबंध या केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कह दें। भाई अगर शक्तियाँ बटी होंगी तभी तो अपने अपने स्थान पर दोनों रह पाएंगे, वरना किसी के पास शक्तियाँ एक्स्ट्रा हो जाएं, किसी के पास बिल्कुल ना रहें तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो केंद्र राज्य संबंध ही पूरा कनाडा से लिया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब दूसरा हो जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में से कोई बात नहीं है, अमेरिका में कोई बात नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 में भी केंद्र राज्य संबंध के बारे में उल्लेख किया गया है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, तो वो भी आप लोग एक बार देख लेना। तो 2 और 3 होगा, तो मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक, आगे देखते हैं, और अगला चैप्टर आ चुका है, उसका नाम है संविधान के प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व। तो कुल मिला के जो प्रस्तावना है उसके विषय में हम लोगों को अब जानकारी इकट्ठी करनी है, कैसे क्या है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं इसका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं क्या व्यवस्थित करना है। यूपी PCSJ में आ चुका प्रश्न है। तो देखिए, सज्जन सिंह केस, बेरुवाड़ी केस, गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस। तो देखो, केशवानंद भारती केस जो है 1973 का है, बहुत ही प्रसिद्ध केस है। बेरुवाड़ी केस 1960 का है, बहुत ही प्रसिद्ध केस है। गोलकनाथ जो है 1967 का है, ठीक है, 1967 का है, हाँ। तो अब देखो, ये 3 बहुत ही फेमस, सज्जन सिंह कई लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन ये 3 जरूर सुने होंगे। इन 3 के आधार पर देखो, तो आपको पता है कि बेरुवाड़ी के बाद गोलकनाथ, गोलकनाथ के बाद केशवानंद, इतना हमें पता है। 2, 3, 4 क्रम से लगे हुए हैं, मतलब पहले 2 आना चाहिए, फिर उसके बाद 3 आना चाहिए, फिर उसके बाद 4 आना चाहिए। एक को हम बाद में देख लेंगे, कहीं भी घुस जाएगा एक। तो देखो, अगर बात की जाए 2, 3, 4, तो यहाँ पे 2 के पहले 3 आ रहा है, जबकि 2 के बाद 3 आना चाहिए, काट दो। यहाँ पर 2 के पहले 3 आ रहा है, जबकि बाद में आना चाहिए, काट दो। यहाँ पे 2, 3, 4, तो 2 के बाद 3 तो आ रहा है, लेकिन 3 के पहले 4 आ रहा है, जबकि 3 के बाद 4 आना चाहिए, काट दो। बचा क्या? 1, 2, 3, 4, मतलब 2 फिर 3 फिर 4। देखो, मैंने कहा था ना कि 2 फिर 3 फिर 4। इस हिसाब से आप आराम से ऑप्शन डी लगा सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन देख लें यहीं पर हम लोग, देखिए, सज्जन सिंह वाला जो केस है वो 1965 का है। बहुत ही ये रियली केस होते हैं, मतलब ये आपको बुक में हो सकता है जल्दी ना मिले, लेकिन बेरुवाड़ी, केशवानंद, ये आपको जगह जगह मिलेंगे। केशवानंद बहुत बार मिलेगा आपको, ठीक। चलो आगे देखें। भारतीय संविधान को सहयोगी संघवाद निम्नलिखित में से किसने कहा है? तो ये एक स्टेटमेंट है, और ये किसने कहा है ये पूछा है। तो देखिए, भारतीय संविधान को, सॉरी, भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद किसने कहा है? तो ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में मैंने कल कहा था आपसे, कई सारी चीज़ें आएंगी, तो उनको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए आगे देखते हैं। दिख रहा है आपको? ठीक। भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि, तो कुल मिला के भारत के जो
संविधान की आधारभूत संरचना है। उससे क्या तात्पर्य है? मूल अधिकारों को ना कम किया जा सकता है, ना उनको छीना जा सकता है। तो क्या ये सही है? गलत। क्यों? क्योंकि आपात की स्थिति में मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है, संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। गलत। आर्टिकल 4 में भी किया जा सकता है, आर्टिकल 4 के द्वारा भी किया जा सकता है। आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 4 के तहत हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल 368 की बात कर रहे हैं, तो गलत हो गया। तीसरा हो, संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है और साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। गलत। प्रस्तावना जब मैं आपको थियोरिकल पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जो केशवानंद भारती बनाम संघ जो वाद है 1973 वाला, उसमें साफ साफ कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का अंग है और उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन मूल सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं कि उनका संशोधन हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है भाई भारतीय संविधान के अनुसार? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान। सबको पता है कि संविधान सबसे ऊपर है, संविधान के बाद ही सब कोई आता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सभी संविधान के दायरे में बंधे हुए हैं, सभी का कुछ न कुछ कर्तव्य है संविधान के प्रति। ठीक। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान में कौन से भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। तो कौन से भाग हैं जो शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं? तो देखो, संविधान में जो लोगों ने सहायता की है संविधान बनाने में, तो किस किस भाग में वो नज़र आता है, यह पूछना चाह रहा है। तो प्रस्तावना में, मूल अधिकार में या डीपीएसपी में? तो तीनों में। देखो, डीपीएसपी में टोटली राज्य के बारे में बोला गया है, मूल अधिकार जो कि नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, अब प्रस्तावना जो कि संविधान का एक ओवरऑल ड्राफ्ट है कि अगर संविधान किसी को नहीं पढ़ना है तो वो प्रस्तावना ही पढ़ ले, उसे काम चल जाएगा। अब प्रस्तावना में जो चीज़ें हैं वही आगे चल के मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इन तीनों में डिटेल्ड में दी हुई है। जैसे मैं बात करूँ, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, आगे चल के वो मूल अधिकारों में है। और जैसे अगर बात करूं कि प्रस्तावना में अवसर की समानता है, अवसर की प्रतिष्ठा है, वही आगे चल के मूल अधिकार में है। ठीक है, तो कई चीज़ें हैं जो प्रस्तावना में है लेकिन उसका डिटेल्ड फॉर्म जो है आगे चल के दिया हुआ है। चल, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय पंचांग आपको पता है कि शक संवत पर आधारित है ना? राष्ट्रीय पंचांग जो है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। और इसे कब स्वीकारा गया? तो 22 मार्च 1957 को स्वीकारा गया। आपको राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत ये सब पता रहते हैं, लेकिन ये पंचांग का कभी कभी पूछ लिया जाता है और ये 22 में आया हुआ है लेटेस्ट, तो याद रखना है 22 मार्च 1957 को। निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान के प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। और सेम क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन आपका वीडियो री एग्ज़ाम में पूछा गया है, वीडियो री एग्ज़ाम। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये पुस्तक रामबाण है, जिसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो री एग्ज़ाम में शायद थर्ड शिफ्ट में, दूसरे दिन, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट में जो सेकेंड डे पेपर हुआ था उसी में ये आया हुआ था। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। देखो लिखा हुआ है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास। अब 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो कुल मिला के पूछा गया है कि कौन सी स्वतंत्रता नहीं है?
तो भैया आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय है, ठीक है ना। तो ये स्वतंत्रता नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ध्यान देना है बहुत अच्छे से। आगे चलें। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना है, नहीं माना है, नहीं बताया है। देखो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं बेरूवाड़ी की बात करूँ बी, तो इसमें क्या बोला गया है, समझो पूरी चीज़ें समझो, तीनों बात बता रहा हूँ मैं। बेरूवाड़ी, इसमें बताया गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है, डायरेक्टली इसमें बोला गया है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है, तो बेरूवाड़ी वाद में नहीं माना है। इसके बाद आया गोलकनाथ। गोलकनाथ में क्या बोला गया, गोलकनाथ में बोला गया कि भैया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन संविधान की व्याख्या करते समय हम प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं, ऐसा बोला गया गोलकनाथ में, ठीक। उसके बाद जो केशवानंद है, इसमें फाइनली रूप से बोला गया कि भैया प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये तीन बात प्रस्तावना से संबंधित है, तीनों मैंने आपको डिटेल्ड में बता दिया, ध्यान रखना है। आगे, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है ये क्या है, ये लागू किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। तो देखो इसका जो विधिक प्रारूप है यही है कि प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता है, प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूवाड़ी वाद में संविधान का अंग नहीं माना है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, परंतु केशवानंद भारतीय बनाम में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना था, अतः स्पष्ट है कि प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, चेंजमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये क्या है, विधिक रूप से क्या है, तो ये लागू नहीं किया जा सकता, ध्यान देना है। आगे, किस वर्ष से भारत के संविधान के प्रस्तावना में दो शब्द सामाजिक एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए। तो प्रस्तावना में ओवरऑल पूरे प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें तीन शब्द जोड़े गए थे, सामाजिक आर्थिक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीन शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। यहाँ दो ही शब्द दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तीन शब्द जोड़े गए थे। और अब जो शब्द हो गए हैं वर्तमान में, देखो ये लिखा हुआ है सामाजिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, तीन शब्द जोड़े गए थे। पहले 85 शब्द थे, अब हो गए हैं 88, तो ये भी पॉइंट याद रखना, और एक ही बार संशोधन हुआ है। भारत के संविधान में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण शक्ति का मूलभूत स्रोत जनता है, कौन सा सही है ये बताना है। तो जनता के पास पावर है, तो बिल्कुल है, लोकतंत्र है, तो जनता के पास पूरी पावर है वर्तमान में देखा जाए तो किताबों की दृष्टि से, ठीक है। तो पहला बिल्कुल सही है। अब पहला बिल्कुल सही है, तो पहला कहाँ कहाँ पे नहीं है, तो डी में नहीं, तुरंत काटो इसको, डी नहीं हो सकता। भारतीय संघ राज्यों की कृति है, तो भैया इसमें देखो भारतीय संघ राज्यों की कृति नहीं है, क्यों, क्योंकि भारतीय संघ राज्यों की कृति नहीं, राज्य संघ की कृति है। भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसे लिखा हुआ है ना, भारत राज्यों का संघ होगा, संघ राज्यों का थोड़ी ना होगा, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान देना है। तो दो नहीं होगा। अब दो नहीं होगा तो कहाँ दो है, इसमें दो है, बस हटा दो, नहीं हो सकता, इसमें दो है, हटा दो, नहीं हो सकता, बचा क्या ऑप्शन से। ऐसे एलिमिनेट करके आप कर सकते हो, आगे फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, समझ गए। लेकिन हाँ एक एक पॉइंट डिटेल में पढ़ो तभी एग्जाम निकलेगा, अधिकारी बनना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। और केवल यही बुक अगर रख लेते हो तो प्रीलिम्स हो जाएगा, इसकी गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूरे क्वेश्चन इसी से आए थे इस बार के। चलिए, और ये अच्छे से कितनी बार आया है ये भी आप देख सकते हो।
क्या बोला गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत है, मैं पढ़ रहा हूँ। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। कुल मिला के हमें बताना है कि भारत के संविधान में कितने प्रकार की न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है और कितने प्रकार की समानता है, कितने प्रकार का भ्रातृत्व का उल्लेख है। जैसे न्याय कितने प्रकार के? 3। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं, तो बस 3 पहले लिखा हुआ है, काट दो, आगे ऑप्शन इज द राइट। बताओ। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना 5 प्रकार की है। समानता 2 प्रकार की, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता 2 हैं। अब भ्रातृत्व 1 है, एकल नागरिकता है, तो बस उससे संबंधित है। हो गया, आगे बढ़ो। बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व। भ्रातृत्व, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं कौन सा सही है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल सही। कॉमनवेल्थ का सदस्य है भारत। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, गलत। ये तो बिल्कुल ही कहीं से भी कोई नहीं सही कर सकता, तो ऑप्शन ए ही केवल सही है यहाँ पे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आप किसी के भी टेस्ट सीरीज लगाओगे ना, तो वहाँ भी आपको ये सभी क्वेश्चन मिलेंगे। भाई टेस्ट सीरीज वाले PYQ से तो क्वेश्चन बनाएंगे, अब PYQ एग्जाम में आएगा, तो इधर उधर मत भटको फालतू। आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, तो बिल्कुल सही था कि इसी में सारी चीज़ें बात की गई थी, चाहे वो न्याय की बात हो, समानता की बात हो, अवसर की बात हो, ये सभी बातें प्रस्तावना में की गई। फिर उन्हीं का डिटेल्ड आपका मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया, बिल्कुल सही है। तो पहला आपका बिल्कुल सही है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक लिखा ही नहीं हुआ है, ठीक है। बस आगे देखो, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल सही है। उद्देशिका या प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, समानता है, भ्रातृत्व है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, संविधान को भारत के लोगों ने ही आदेशित किया है का मतलब एक आदेश टाइप का दिया है कि हाँ अब ये कन्फर्म है। भाई लोगों के लिए ही बनाया गया है, तो लोगों को कन्फर्म करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ आपके विरुद्ध हो जाएगी तो आप थोड़ी ना उसको मानोगे। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, गलत। अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित करते हैं, तो ये चौथा वाला गलत है, आपका ए सही है। आगे क्या लिखा हुआ है कि हाँ देखो, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका RO 11 फरवरी को पूछा गया था। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो एक बार आप जाके जरूर देखना। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गलत। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जब भी आप प्रस्तावना देखोगे तो उसमें यहीं से लाइन शुरू है, हम भारत के लोग भारत के लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की व्यवस्था करते हैं, ऐसी चीज़ें। फिर जो 88 शब्द हैं वो लिखे हुए हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखो 1950 की बात कर रहा है यहाँ, बताओ कॉमन सेंस लगाना। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये शब्द कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे, प्रस्तावना में बहुत बाद में जुड़े हैं। और ये 1950 की बात कर रहा है कि 1950 में बताओ क्या था, तो ये तो डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पंथ निरपेक्ष इसमें भी आ गया, ये भी नहीं हो सकता, बस ऑप्शन बी बचा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब है कि जो राष्ट्रपति होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, वंश के आधार पर नहीं होगा, चुना जाएगा बार बार। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि भारत किसी भी मामले में किसी भी देश से या किसी अन्य देश से या किसी अन्य देश की शक्ति से विचार विमर्श करने के लिए बाध्य नहीं है। वो कोई भी निर्णय स्वतः अपने भारत देश में ले सकता है,
ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही है। चलो आगे देखें। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है। अब देखो जिस क्रम में है वो बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं, बता दिया जाएगा। मैंने बताया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से शुरू हो रही है, तो ये तो हटा दो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये आपका बिल्कुल सही है। धर्मनिरपेक्ष नहीं है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य आएगा, ठीक है ना, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये अलग अलग दिया हुआ है, ठीक। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए ही सही है। चलो आगे। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो देखिए एक और वाद है, जैसे हम लोगों ने सज्जन सिंह वाद देखा, पेरुवाड़ी वाद देखा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य देखा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य देखा। एक है SR बोम्मई वाद, ठीक है, पूरा नाम है SR बोम्मई वाद, ठीक है। तो इस वाद में क्या बोला गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, इसमें डायरेक्टली बोल दिया गया। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये किस वाद में बोला गया था? तो SR बोम्मई वाद में बोला गया था, इतना याद रखना बस। आगे। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो USA के संविधान से लिया गया। अब देखो यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या मतलब, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? USA। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका या प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है आपको। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। किसने कहा है? जैसे अगर मैं बात करूं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। और प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा है? तो KM मुंशी ने कहा है, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट याद रखने हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर देते हैं विचार, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ठीक है, बिल्कुल सही, लोकतंत्र है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, बिल्कुल सही, हम लोगों ने प्रस्तावना में ही देखा था। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल सही, लोकतंत्र है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल सही। DPS में क्या लिखा हुआ है कि हम राज्य के कल्याण के लिए ये लागू करेंगे, ये DPS में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के इसमें सभी सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो गया। क्लियर है? किस हिसाब से सही है वो भी आप समझते हुए चलना। उसके बाद है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? तो सबको पता होगा, धर्मनिरपेक्ष मतलब कि भारत के राज्य में कोई विशेष धर्म नहीं है। भारत के राज्य में कोई धर्म नहीं है, ठीक है। हालांकि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जो धर्म है उसको मान सकता है, लेकिन भारत के राज्य में कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। चल ये हो गया 86। आगे देखें। हाँ, ये क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्यान की गई है। चलिए देखते हैं क्या है व्याख्यान। कुल मिला के देखो, जो मैंने आपको पीछे बताया क्या कि प्रस्तावना में जिन आदर्शों की बात की गई है उनका व्याख्या आगे दी गई है। किसमें? जैसे मैं अगर बात करूँ न्याय, तो सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, 3 न्याय की बात की गई है। अब सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय की व्यवस्था पूरी व्याख्या डिटेल्ड में कहाँ बताया गया है? जैसे 5 प्रकार की समानता, तो उनका डिटेल्ड कहाँ बताया गया है? तो सब मिलाकर के मूल अधिकार, DPSP और मौलिक कर्तव्य, इन तीनों में आपको प्रस्तावना का पूरा डिटेल्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कल्याणकारी, समाजवादी, राजनीतिक। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना का नहीं तो है
समाजवादी राज्य भी है, राजनीतिक समानता भी है, साम्यवादी नहीं है। साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट होती है। मैंने बताया था कल्याणकारी राज्य डीपीएस में आपको मिलेगा, जबकि समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है, लेकिन साम्यवादी का कहीं भी उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, अब देखो यहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन जो मैंने स्टेटमेंट दिया था कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद है 1973 वाले, उसमें क्या बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसको परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो आधारभूत ढांचे को स्पष्ट करता है, तो आधारभूत ढांचे को परिवर्तन नहीं करता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वही स्टेटमेंट मैंने दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। ये चीज़ें आपको तभी बार बार क्लियर होंगी जब आप मल्टीपल रिवीजन करोगे। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन, ये प्रश्न अगर आप 100 बार भी पढ़ रहे हो तो भी कम है, मैं बताऊंगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप लगातार पढ़ते रहो, लगातार रिवीजन करते रहो। और बहुत बार देखो आया भी है प्रश्न, तो किसी भी प्रश्न को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ठीक, एक एक प्रश्न को अच्छे से देखना है, पढ़ना है, उसके बाद आगे चीज़ें देखनी है। हम लोगों का 89 हो गया, आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। देखिए कई सारी ऐसी शब्दावलियां हैं जो संविधान में नहीं लिखी हुई, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं शून्यकाल। अब शून्यकाल का कहीं भी उल्लेख नहीं है, ये मीडिया का दिया हुआ ही एक शब्द है, तो शून्यकाल कहीं भी उल्लेख नहीं है। जैसे हम बोलते हैं बजट, तो बजट का कहीं उल्लेख नहीं है। बजट केवल बोल दिया जाता है क्योंकि आर्टिकल 112 में बजट का उल्लेख किया गया है, लेकिन बजट शब्द नहीं है, हम लोग बस बोल देते हैं। लिखा क्या हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन ए लिखा हुआ है, बजट कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। बोलचाल की भाषा में तो बोल दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आर्टिकल 112 में है जो कि लिखा भी हुआ है, देखो। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो प्रस्तावना थी वो समाप्त होती है पूरी तरीके से। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग अनुसूचियाँ और जो प्रमुख अनुच्छेद हैं जो अभी तक आए हुए हैं उनको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अगर चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन PYQ आप लोग ज़रूर देखो। अगर ये बुक ही आप कंप्लीट कर लेते हो अच्छी तरीके से तो आपको एक किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रीलिम्स आपका आराम से हो जाएगा। GS में आपको दिक्कत नहीं होगी, कुल मिला के ये बस एक बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।